जय हिंद। पॉलिटी की आज की इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। इंडियन पॉलिटी में जो कुछ बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें से एक है फंडामेंटल राइट्स। इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत लंबा चैप्टर भी है, तो काफ़ी सारे सेशंस लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, बट उसकी चिंता आपको नहीं करनी। अपन बहुत ढंग से इत्मीनान से पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, सेशंस देखते रहो, साथ के साथ किताब पढ़ते रहो, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने सिनॉप्सिस, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना, ताकि आगे चल के रिवीजन में आसानी रहे। आज की फंडामेंटल राइट्स की क्लास में अपन दो तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो इंट्रोडक्शन कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में, किन आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, वगैरह वगैरह। दूसरा फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, उन पे अपन बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में एक टर्म बहुत यूज होगा, स्टेट। एक तो अपनी आम अंडरस्टैंडिंग है कि राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र ये सब स्टेट्स हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट का मतलब थोड़ा ब्रॉड है, और वो ब्रॉड डेफिनेशन में स्टेट का मतलब क्या है उसकी बात की गई है आर्टिकल 12 में, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक में बात की गई है फंडामेंटल राइट्स की। पार्ट 3 में, इससे पहले अपन ने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा हुआ है। पार्ट 1 डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से, पार्ट 2 डील करता है सिटीजनशिप से, और आज अपन ने शुरू किया है पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक। फंडामेंटल राइट्स की इंस्पिरेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को मिली यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में एक डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ राइट्स, और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, लागू हो गया, उसके बाद वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है। कल को अगर स्टेट किसी इंडिविजुअल के साथ में कोई जाति करती है तो हमने कोई इंडिविजुअल राइट्स दिए ही नहीं हैं। और जब उनको ये रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और लेकर आए बिल ऑफ राइट्स, जो कि ऐड किए गए 1791 में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट को बुलाया जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा का मतलब, इंग्लैंड में एक राजा हुए किंग जॉन, और इंग्लैंड की जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है कि जब भी कोई राजा बनता था उसको चैलेंज करने वाला खड़ा हो जाता था। तो राजा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो इंपॉर्टेंट रईस, नोबल्स हुआ करते थे, जिनके लिए टर्म यूज होता है बैरन्स, उनको अपने साथ रखता था। उनके लिए फिर बहुत सारे लॉज बनाए जाते थे, बहुत सारे कंसेशंस दिए जाते थे, और एक ऐसी स्थिति आ गई कि बैरन्स ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया राजा के ऊपर कि हमें भी फंडामेंटल राइट्स दो। किंग जॉन राजा बने 1199 में, और 1215 में बैरन्स ने इन पे इतना प्रेशर बना दिया कि 1215 में ये लेकर आए एक डॉक्यूमेंट, चार्टर ऑफ राइट्स। एंड दिस चार्टर ऑफ राइट्स इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। दुनिया का सबसे पहला रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, और तब से ये चलन शुरू हो गया कि जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स होते हैं उन्हें बुलाया जाता है कि ये मैग्ना कार्टा की जैसे हैं। तो इंडिया में जो पार्ट 3 है उसको बुलाया जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। बड़े इलेबोरेट हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। पूरी दुनिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उन सबसे ज़्यादा ढंग से लिखे हुए, इलेबोरेट तरीके से एक्सप्लेन करके लिखे हुए फंडामेंटल राइट्स अगर कहीं मिलते हैं तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं। जस्टिसेबल है, मतलब अगर किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को छीना जाता है तो उसको ये पावर है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और कह सकता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है, बचाया जाए। और ये जो पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास में जा सकता है, ये पावर कहाँ से मिलती है उसको? कॉन्स्टिट्यूशन से। विच मीन्स फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। एक और बात, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों बुलाया जाता है, उसका एक कारण ये भी है कि दीज राइट्स आर मोस्ट असेंशियल टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल। किसी इंसान के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जहां आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, जहां आपको राइट टू लाइफ नहीं है, जहां आपको लिटरली स्लेव्स की तरह से ट्रीट किया जा रहा है। वहां ना मेंटल डेवलपमेंट हो सकता है, ना सोशल डेवलपमेंट हो सकता है, ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। तो किसी भी सिटीजन के, किसी भी इंसान के
सोशल, इकोनॉमिकल, मेंटल डेवलपमेंट के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर मेंट टू प्रमोट द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। मतलब बेसिकली एसेंस क्या है, सरकार की पावर को रेस्ट्रिक्ट करते हैं ये, कि जो सरकार में आदमी बैठा हुआ है उसके पास में एब्सोल्यूट पावर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, वो डिक्टेटर नहीं है, अथॉरिटेरियन रूल नहीं है। सरकार जो है वो गवर्नमेंट ऑफ लॉज है, कानून के हिसाब से सरकार चलेगी। एब्सोल्यूट पावर किसी के भी पास नहीं है, पावर पे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, कोई डेस्पोटिक रूल नहीं है, अथॉरिटेरियन रूल नहीं है। और कानून के हिसाब से सरकार चलने का मतलब ये भी है कि लोगों को उस देश में लिबर्टीज़ हैं, फ्रीडम्स हैं, जिनको सरकार चाह के भी नहीं छीन सकती है। इसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स, कि आज की डेट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक में बात की गई है राइट टू इक्वालिटी की। आगे चल के अपन देखेंगे एक एक आर्टिकल को कि किस आर्टिकल में किस बारे में बात की गई है। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24 में बात की गई है एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट के राइट्स की। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30 में बात की गई है इनके बारे में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 32। एक एक करके अपन इनको आगे चलते हुए देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल किस चीज़ के बारे में बात करता है। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं आज की डेट में, लेकिन ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। एक फंडामेंटल राइट और होता था, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31, लेकिन इस राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। और आज की डेट में राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12। आज की डेट में राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट। अब ये सवाल उठता है कि फिर फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में क्या फ़र्क होता है। ये डिफरेंशिएशन हालांकि लक्ष्मीकांत में दे नहीं रखा, लेकिन अपन बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जिन आर्टिकल्स की बात की गई, जिन राइट्स की बात की गई, उन्हें बुलाया जाता है फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक में जो भी राइट्स दिए गए वो हैं फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 के बाहर जिन भी राइट्स की बात की गई है उन्हें कहते हैं लीगल राइट्स। पहला डिफरेंशिएशन। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इनको प्रोटेक्ट करता है, गारंटी करता है। लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्डिनरी लॉज होते हैं। फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है, कोई किसी के अगर फंडामेंटल राइट्स छीने जाते हैं, तो वो आदमी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। लीगल राइट्स का अगर वायलेशन होगा तो उसके लिए पहले ऑर्डिनरी कोर्ट्स को अप्रोच करना पड़ेगा, जो नीचे वाली अदालतें हैं उनको अप्रोच करना पड़ेगा पहले। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट्स के साथ में सरकार छेड़खानी भी नहीं कर सकती। अगर फंडामेंटल राइट्स को बदलना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में। अगर लीगल राइट्स को बदलना है तो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से हो जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी के साथ में कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता बहुत इजीली। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और कंडीशन है कि अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ में सरकार छेड़खानी करेगी भी तो ध्यान रखेगी कि दे आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो छेड़खानी इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। बेसिक स्ट्रक्चर पर अपन ने इससे पहले भी बात की है, केशवानंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर की फाउंडेशन रखी गई उस केस में। आगे चल के भी इस पर अपन डिटेल में बात करेंगे। लीगल राइट्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। ये फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स के बीच का डिफरेंशिएशन। अब अपन बात करेंगे फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पहला, सम फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ओनली सिटीजन्स। कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। ये अपन आगे चलते हुए बात करेंगे कि ये 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल्स किस बारे में, किस चीज़ से डील करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये वो आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं। एंड अदर्स आर अवेलेबल टू ऑल।
बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबके लिए हैं, सिटीजन हो, फॉरेनर हो, कोई भी हो। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो जी में आए वो कर सकते हो। कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं बाय द स्टेट। फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम टू सेटल है, कि आप देश के किसी भी कोने में घूम फिर सकते हो, सेटल हो सकते हो। लेकिन ट्राइबल एरियाज में आप सेटल नहीं हो सकते हो, वहाँ आपका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि उनका अपना एक कल्चर है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है। तो स्टेट ने कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई ऐसी स्पीच दे दो जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। सरकार ने कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई। हालांकि ये रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल हैं या नहीं है, ये डिसाइड करने की पावर होती है कोर्ट्स के पास में। तीसरा, मोस्ट फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट। फंडामेंटल राइट्स का एसेंस ही यही है कि सरकार में बैठा हुआ आदमी कहीं किसी इंडिविजुअल के साथ में जाति ना करे। उस सरकार में बैठे हुए आदमी की पावर को लिमिट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। पर कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हैं विच आर अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी प्रैक्टिस करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी खत्म हो चुकी है, अबॉलिश हो चुकी है, फंडामेंटल राइट है। सम फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन कैरेक्टर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेगेटिव इन कैरेक्टर का मतलब दे प्लेस लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ स्टेट। अभी जैसे अपन बात कर रहे थे कि स्टेट की पावर को लिमिट करते हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स। फॉर एग्जाम्पल, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तभी तो हम स्टेट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं उसकी पॉलिसीज के लिए। सपोज करो फंडामेंटल राइट्स नहीं होती, डिक्टेटरशिप होती, क्रिटिसाइज करना तो दूर, सर भी नहीं उठा सकते थे। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स स्टेट की पावर को लिमिट करते हैं और इसलिए उनको बोला जा रहा है नेगेटिव इन कैरेक्टर। स्टेट की तरफ से बात हो रही है। बट अदर्स आर पॉजिटिव। कुछ पॉजिटिव है बिकॉज दे कन्फर प्रिविलेजेस ऑन पीपल। राइट्स मिलते हैं, लोगों को कुछ अधिकार मिलते हैं, इसलिए वो पॉजिटिव इन नेचर है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। अगर किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स के को वायलेट किया जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डायरेक्टली। उसको ये अधिकार है, ये पावर है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और ये जो पावर है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ये गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट परमानेंट। परमानेंट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी अभी अभी अपन पढ़ के आए, जो पहले फंडामेंटल राइट था अब उसको हटा दिया गया, अब लीगल राइट है। तो दे कैन बी कर्टेल्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है वो हटा सकता है, चेंज कर सकता है, बट ये सिर्फ तब होगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाएगा। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी, विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानंद भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया गया उसको भी अफेक्ट नहीं करना चाहिए ये बदलाव। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 352 के अंडर नेशनल इमरजेंसी लगती है। इमरजेंसी के चैप्टर में अपन बहुत ढंग से पढ़ेंगे इसको। नेशनल इमरजेंसी जब लगाई जाती है तो फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड, लेकिन आर्टिकल 20 एंड 21 आर नॉट सस्पेंडेड। आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा सिर्फ तब जब इमरजेंसी लगाई गई ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन के ग्राउंड्स पर अगर इमरजेंसी लगाई गई है तब तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन अगर इंटरनल अग्रेशन की वजह से या इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से इमरजेंसी लगाई गई तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। ये पूरा इमरजेंसी वाला चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे तो थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A, 31B, 31C। फंडामेंटल राइट्स का जो स्कोप है वो थोड़ा लिमिट हो जाता है बिकॉज ऑफ आर्टिकल 31A, 31B, 31C। इनके बारे में अपन आगे इसी चैप्टर में बहुत डिटेल में बात करेंगे कि ये आर्टिकल्स क्या हैं, किस बारे में हैं। फिलहाल 31A, 31B, 31C दे लिमिट द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा 3 और आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 33, 34, 35।
ये भी अपन बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक अगर समझना हो तो आर्टिकल 33 बात करता है अबाउट द रेस्ट्रिक्शंस imposed on the application of fundamental rights for armed forces, paramilitary forces, पुलिस फोर्सेस, पुलिस के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में फंडामेंटल राइट्स का जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। जैसे उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अगर वो प्रेस में जाके, मीडिया में जाके कुछ बात करना चाहते हैं तो उस पर कुछ लिमिटेशन होती हैं, वो बात की गई है आर्टिकल 33 में। आर्टिकल 34 डील करता है मार्शल लॉ से, मिलिट्री रूल से। फॉर एग्जाम्पल, देश के किसी कोने में स्थिति इतनी खराब हो जाए कि ऑर्डिनरी गवर्नमेंट जो है वो मैनेज नहीं कर पा रही है, तो फिर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। सारी पावर मिलिट्री को दे दी जाती है और मिलिट्री जो चाहे वो कर सकती है। नैतिक अनैतिक से ऊपर उठ के मिलिट्री कुछ भी कर सकती है लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करने के लिए, और जो भी मार्शल लॉ के तहत किया जाएगा उसके लिए कोई जवाबदेही भी नहीं है। ये अपन आगे चल के और डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिकल 35 कहता है वैसे तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से ज़्यादातर खुद ब खुद एनफोर्सेबल हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके लिए कानून बनाने की ज़रूरत है। जैसे आर्टिकल 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है, उसको एनफोर्स करने के लिए कानून बनाने की ज़रूरत है। तो ऐसे फंडामेंटल राइट्स जिनको एनफोर्स करने के लिए कानून बनाना पड़ता है, वो कानून बनाने की पावर है पार्लियामेंट के पास में, सिर्फ पार्लियामेंट के पास में। स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास में इस कॉन्टेक्स्ट में कोई पावर नहीं है, पार्लियामेंट के पास में पावर है। अगला है आर्टिकल 12। इतनी देर से अपन बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नेगेटिव इन कैरेक्टर है बिकॉज दे प्लेस लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ स्टेट, या दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट। तो ये स्टेट क्या है? एक तो अपनी आम अंडरस्टैंडिंग वाला स्टेट होता है, लेकिन आर्टिकल 12 में बता दिया गया कि पार्ट 3 के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सब यूनियन एग्जीक्यूटिव्स हैं। लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स में लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर ये बॉडीज कोई ऐसा कानून बना दें जिसकी वजह से इंडिविजुअल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में कुछ दिक्कत आए, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डायरेक्टली। इनके अलावा गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स में एग्जीक्यूटिव कौन है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ये स्टेट के एग्जीक्यूटिव्स हैं। लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स कौन से हैं स्टेट के? लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा, विधान परिषद। ऑल लोकल अथॉरिटीज़, लोकल अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, ये भी अगर कोई ऐसा कानून बनाए जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो इनके अगेंस्ट में भी कोर्ट जाया जा सकता है। ऑल अदर अथॉरिटीज़, दैट इज स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं जो बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म की जाती हैं, ये अपन और आगे पढ़ेंगे। तो कोई भी स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे LIC, ONGC, सेल, यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी होती हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़, ये अगर किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती हैं तो इनके अगेंस्ट में भी कोर्ट जाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया, लास्ट पैराग्राफ देखो, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इवन अ प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। अगर कोई प्राइवेट बॉडी या कोई एजेंसी सरकार का कोई काम कर रही है तो वो भी आर्टिकल 12 की स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आएगी। एक विवाद बड़ा फेमस रहा, BCCI, वेदर BCCI इज अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। तो ये डिसाइड हुआ था कि नहीं, BCCI इज नॉट अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। जुडिशियरी पे एक सवाल होता है कि जुडिशरी जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में आती है नहीं आर्टिकल 12 के तहत। तो ये कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जब भी जुडिशरी परफॉर्म करेगी
तो वो अंडर आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आएगा। जब भी जुडिशरी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करेगी तो आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंडर नहीं आएगा। इसके आगे वाला अपन अगले सेशंस में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। और एक रिक्वेस्ट मेरे को काफ़ी दिन से आ रही है कि थोड़ा जल्दी जल्दी सेशंस डालूँ मैं, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आप थोड़ा जल्दी जल्दी सेशंस आएँ। बाकी थैंक यू वेरी मच।